शाम के लगभग 6 बजे हैं। नमस्कार, मैं हूं राशिद। तेज रफ्तार खबरों के बुलेटिन का करेंगे सिलसिला शुरू। देख रहे हैं आप देश आज। खबर राजस्थान से है। राजस्थान के जयपुर में एक दर्दनाक हादसा पेश आया है और इस हादसे के बाद जो तस्वीर सामने आई उससे हमारे और आपके सिर शर्म से झुक जाएंगे। जयपुर की घाट गुणी सुरंग में एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। इस बाइक पर पूरा परिवार सवार था। ट्रक से टक्कर में बाइक पर सवार मां और बेटी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक पर सवार मासूम बेटा बच गया। हादसे के बाद जख्मी बेटा बिलखने लगा, लेकिन वहां से गुजरने वाली गाड़ियां नहीं रुकी। गाड़ियां वहां से गुजरती रहीं और मासूम बिलखता रहा। ये सब कुछ देर तक होता रहा, लेकिन किसी ने भी इस मासूम की या उसके पिता की मदद नहीं की। ये दर्दनाक तस्वीर जयपुर के ट्रांसपोर्ट नगर थाना इलाके की है। एक मोटरसाइकिल सवार कन्हैया लाल अपने परिवार के साथ ससुराल जा रहा था, लेकिन शहर के आगरा रोड पर घाट की गुणी सुरंग में ट्रक की टक्कर से उसकी पत्नी और 6 महीने की बेटी की मौत हो गई, जिसके बाद हादसे में जिंदा बचा कन्हैया लाल और उसका मासूम बेटा शव के पास रोते रहे, फपकते रहे, लेकिन किसी ने इन लोगों की मदद नहीं की। किसी ने वहां रुककर इंसानियत का परिचय नहीं दिया। भौतिकवादी हो गया और उसमें मानवीय संवेदनाएं लगभग समाप्त हो गई हैं और गंगा हिमालय से ही मैली हो गई। ये हमारी लीडरशिप जो है वहीं से यह गुण पैदा हो गया। जनहित को भूल के, भावनाओं को भूल के, गरीब की मदद करना भूल गया, तो जनता के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ा है। कि दुर्घटना घटित हुई और एक मासूम बच्ची रोती रही और फिर भी उस रास्ते से गुजरने वाले कोई भी रुके नहीं। मेरे ख्याल से मानवीय मूल्यों का ह्रास और आदमी के अंदर जो ममता, करुणा, दया जो होती थी, कहीं न कहीं उसका नुकसान एक सामाजिक परिदृश्य के अंदर हो रहा है। देखिए, इसके लिए मैं जो आज जिस दौर में जो स्थितियां बन रही है और मनुष्य जो भौतिकता की ओर दौड़ता जा रहा है, उसके अंदर आसपास के जो संबंध। यूपी के फिरोजाबाद में छात्राओं ने जमकर हंगामा किया है। दाऊद दयाल महिला महाविद्यालय में छात्राओं ने जमकर तोड़फोड़ की। छात्राओं ने कॉलेज की खिड़कियों के शीशे तोड़ डाले। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे इन छात्राओं का गुस्सा 7वें आसमान पर है। ये कोई पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी कॉलेज में बीकॉम छात्राएं हंगामा कर चुकी हैं। आज इन छात्राओं ने फिर हंगामा किया। काफी देर तक ये हंगामा चलता रहा, लेकिन किसी ने इन छात्राओं को रोकने की कोशिश नहीं की। ये छात्राएं फर्जी सर्टिफिकेट को लेकर भड़की हुई थी। जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में पीएम कैंडिडेट को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पार्टी अध्यक्ष शरद यादव के कड़े रुख से बीजेपी खेमे में खलबली मची हुई है। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने बिहार बीजेपी के आला नेताओं के साथ बैठक की है। बिहार बीजेपी के नेताओं का कहना है कि जेडीयू से रिश्ते के बारे में कोई भी फैसला राजनाथ सिंह के हाथ में है। बिहार बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह ने इंडिया न्यूज से साफ कहा कि मोदी के मसले पर अपमान कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ये आर पार की लड़ाई है। माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार ने प्रहार किया नरेंद्र मोदी पर। वो कह रहे थे अप्रत्यक्ष, लेकिन प्रत्यक्ष प्रहार था। ये प्रहार भारतीय जनता पार्टी पर प्रहार गठबंधन के स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं है। ये गठबंधन का अपमान है, गठबंधन धर्म के विरुद्ध है। नरेंद्र मोदी को लेकर बीजेपी और जेडीयू में तलवारें खिंच चुकी हैं। बिहार बीजेपी के नेताओं ने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी ने गोधरा कांड के वक्त नीतीश कुमार की भूमिका पर सवाल उठा दिया है। लेखी का कहना है कि नीतीश कुमार से बीजेपी को धर्मनिरपेक्षता पर सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। 2002 में भी नीतीश जी हमारी सरकार में शामिल थे और साबरमती एक्सप्रेस के दौरान वो रेल मंत्री भी थे। और ऐसे में जो भी कोई विषय हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनके विषय में कहेंगे तो वो खारिज करते हैं, उसको हम खारिज करते हैं। बीजेपी ने नीतीश पर निशाना साधा तो अब बारी जेडीयू की थी।
जेडीयू ने नीतीश कुमार के बयान का समर्थन करते हुए कहा है कि अगर बीजेपी के साथ गठबंधन टूटता है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा, लेकिन सहयोगी होने के नाते हमने धर्मनिरपेक्ष छवि के पीएम प्रत्याशी घोषित करने की मांग की है और इसमें कुछ भी नया नहीं है। उन्होंने कहा कि नीतीश जी ने साफ कर दिया है कि धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर कोई समझौता नहीं होगा, चाहे सरकार रहे या ना रहे। आज से 6 महीना 8 महीना पहले नीतीश कुमार ने ये दोनों बात जो कल हमारे राजनीतिक प्रस्ताव में था, ये दोनों बात वो कह चुके हैं कि चुनाव के पहले प्रधानमंत्री कौन होगा इसको नामित कर दिया जाए, प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए इस बारे में भी उन्होंने साफ साफ कहा था। इस बात को हम लोगों ने औपचारिक तौर पर हमारी जो नेशनल काउंसिल की मीटिंग हुई उसके सामने रख करके उसका समर्थन जो है, इसलिए ऐसा नहीं है कि कोई नई बात हम लोगों ने कही है। एनडीए में पीएम कैंडिडेट को लेकर मचे घमासान पर कांग्रेस ने चुटकी ली है। कांग्रेस नेता रशीद मसूद का कहना है कि इस मसले पर एनडीए ही नहीं बल्कि बीजेपी भी टूट जाएगी। एनडीए तो चलना ही नहीं है, हमने आपसे कहा था एनडीए तो टूटना है, बीजेपी भी टूटनी है, बीजेपी एनडीए को बात छोड़ दीजिए। जो जो लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक दलों की जुबानी जंग तेज होती जा रही है। अब बीएसपी और समाजवादी पार्टी में यह जंग छिड़ गई है। समाजवादी पार्टी ने मायावती को चेतावनी दी है कि अगर वो सपा कार्यकर्ताओं को गुंडा कहने से बाज नहीं आई तो उन्हें सपा के लोग गुंडी कहने लगेंगे। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा था कि समाजवादी पार्टी के गुंडे जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। बीएसपी की सरकार सत्ता में आई तो इन्हें ऐसा तोड़ेगी कि ये सत्ता परिवर्तन के बाद जमीन पर कब्जा करना भूल जाएंगे। सबसे बड़ी भू माफिया बसपा की नेत्री, जिन्होंने लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक कितनी जमीनों पर कब्जा किया था, सबूत हैं। और रोज रोज जब समाजवादी पार्टी के लोगों को गुंडा बताएंगे और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हम तो रोक रहे हैं, अगर इनको हम अगर समाजवादी पार्टी के लोगों को नहीं रोकें तो अगर गुंडी गुंडी हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अगर कहने लगेंगे तब हम इस पर रोक लगाए हैं, गुंडी पर रोक लगाए हैं। अगर समाजवादी पार्टी के लोगों ने अगर गुंडी कहना शुरू कर दिया तब क्या होगा। इसलिए हम कहना चाहते हैं वो अपनी जबान पर रोक लगाएं। 1993 के दिल्ली बम धमाका केस में फांसी की सजा पा चुके आतंकी देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर की सजा पर रोक के मामले में पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और उनके बेटे सुखबीर सिंह बादल प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से मिलने पहुंचे। उन्होंने पीएम को ज्ञापन देकर गुजारिश की कि भुल्लर को फांसी न दी जाए। बादल ने कहा कि भुल्लर को फांसी हुई तो पंजाब समेत पूरे देश में कानून व्यवस्था को खतरा हो सकता है। प्राइम मिनिस्टर साहब को मेमोरेंडम देने के लिए आए थे कि जो भुल्लर को फांसी हुआ है इससे उसको क्लेमेंसी देनी चाहिए। तो बड़ी बात तो यह है कि पंजाब में बड़ी मुश्किल से अमन शांति और कम्युनल हार्मनी है। मैं कह सकता हूँ सबसे कम्युनल हार्मनी अपील है। दूसरा है कि उनकी हेल्थ जो है, कानून कहता है जब उनकी हेल्थ ठीक नहीं है तो उनको फांसी नहीं दिया जाता। पुणे के जर्मन बेकरी धमाका मामले में कोर्ट ने मुख्य आरोपी हिमायत बेग को दोषी करार दिया है। चार्जशीट के मुताबिक धमाके की साजिश इंडियन मुजाहिदीन ने रची थी। धमाके के मास्टरमाइंड हिमायत बेग ने इंडियन मुजाहिदीन के सरगना यासीन भटकल की मदद से इस हमले को अंजाम दिया था। 13 फरवरी 2010 को हुए धमाके में 17 लोगों की मौत हुई थी और 64 लोग घायल हुए थे। इस मामले में सजा का ऐलान 18 अप्रैल को होगा। इस मामले में सिर्फ एक आरोपी हिमायत बेग ही गिरफ्तार हुआ था, जबकि 5 आरोपी फरार हैं।
आर्म्स एक्ट में दोषी अभिनेता संजय दत्त ने सरेंडर के लिए सुप्रीम कोर्ट से समय मांगा है। संजय दत्त ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर समर्पण के लिए 6 महीने का समय दिए जाने की अपील की है। संजय की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 21 मार्च को गैर कानूनी ढंग से हथियार रखने के मामले में संजय दत्त के दोषी होने पर मुहर लगाई थी और उन्हें 5 साल कैद की सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक संजय दत्त को 18 अप्रैल तक सरेंडर करना है। दिल्ली में अरबपति नेता दीपक भारद्वाज हत्याकांड में पुलिस ने आज चारों आरोपियों पुरुषोत्तम, सुनील, अमित और प्रदीप को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने सभी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इन आरोपियों में पुरुषोत्तम और सुनील वो शूटर है जिन्होंने दीपक भारद्वाज को गोली मारी। अमित नाम का आरोपी वारदात में इस्तेमाल स्कोडा कार चला रहा था, जबकि प्रदीप ने घटनास्थल की रेकी की थी। पुलिस को इस मामले में अभी भी स्वामी प्रतिभानंद की तलाश है, जिसने सुपारी लेकर दीपक भारद्वाज की हत्या करवाई। गुजरात के गुलबर्गा सोसाइटी केस में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आज इस मामले में पीड़ित ज़किया जाफरी ने एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ अहमदाबाद कोर्ट में विरोध याचिका दायर की। ज़किया जाफरी की मांग पर अब 24 अप्रैल से इस केस की रोजाना सुनवाई होगी। रामपुर में सांसद जया प्रदा की गाड़ी से लाल बत्ती उतारने का मामला रामपुर में सांसद जया प्रदा की गाड़ी से लाल बत्ती उतारने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जया प्रदा का चालान काटने वाले एआरटीओ कौशलेंद्र यादव ने अपनी सुरक्षा को लेकर रामपुर के एसपी से गुहार लगाई है। जया प्रदा ने एसपी से मुलाकात कर एआरटीओ की शिकायत की। जया प्रदा ने कहा कि चालान देने के बहाने उनका हाथ पकड़ा गया और उनसे बदसलूकी की गई। जया ने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं की गई तो वो अदालत जाएंगी। हमारे ऊपर पुलिस को लेकर अगर छापा मार के हमारे साथ हमारे हाथ में इसका चालान को पकड़ने के लिए मेरे हाथ पकड़ के जबरदस्ती करना, ये कहेगा कौन सा कानून इसको एक्सेप्ट करेगा, हम भी देखेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद अमेठी अब जिला नहीं रहेगा। हाईकोर्ट ने अमेठी को जिला बनाने की अधिसूचना रद्द कर दी है। सुल्तानपुर और रायबरेली को काटकर अमेठी जिला बनाया था, जिसका नाम मायावती सरकार ने छत्रपति शाहूजी महाराज नगर रखा था। बाद में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इसका नाम बदलकर वापस अमेठी रख दिया था। इसके खिलाफ कई लोग हाईकोर्ट चले गए थे। इसी पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जिला बनाने की अधिसूचना रद्द कर दी। अमेठी कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र है। चलिए देश आज में आगे बढ़े, उससे पहले आपको दिखाते हैं कि आज शाम 6:30 बजे रन युद्ध में आपके लिए क्या है खास। अपने बेस्ट फ्रेंड को रुला गए कैप्टन कूल। धोनी फिर कप्तान खा गए। शाम 6:30 बजे रन युद्ध। आगे बढ़े उससे पहले इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, बड़ी खबर, टॉप स्टोरी, ये देखिए। हम आपको दिखाएंगे कि ब्रेकिंग न्यूज में क्या है खास। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, पाकिस्तान में तैयार हो रही है महिला आतंकी, ये बड़ी खबर आ रही है। मुंबई, पुणे के साथ कई बड़े शहर टारगेट पर हैं। महाराष्ट्र के गृह मंत्री का विधानसभा में ये बयान दिया है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने आर पाटिल ने ये बयान दिया। जनवरी में खुफिया रिपोर्ट से मिली थी जानकारी। मुंबई, पुणे के साथ कई बड़े शहर टारगेट पर हैं। दरअसल मुंबई का 26/11 का वो दंश, वो दर्द आज तक हिंदुस्तान भूला नहीं है। पुणे का जर्मन बेकरी ब्लास्ट, 13 फरवरी 2010 का वो ब्लास्ट हिंदुस्तान भूला नहीं है। और अब गृह मंत्री का, महाराष्ट्र के गृह मंत्री का विधानसभा में ये बयान, जनवरी में खुफिया रिपोर्ट से यह जानकारी मिली थी, उनका यह कहना है। पिछले
इंडिया न्यूज संवाददाता अभिषेक शर्मा मेरे साथ फोन लाइन पर लाइव मौजूद हैं। अभिषेक, महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने क्या कुछ कहा है विधानसभा के अंदर, एक दूसरा मुंबई पुणे के साथ और कौन से शहर हैं टारगेट पर, और जो इनपुट मिले हैं खुफिया रिपोर्ट से, जो इनपुट मिले हैं वो स्पेसिफिक हैं या बस ऐसा ही है कि मुंबई पुणे बड़े बड़े शहर टारगेट पर जो रूटीन इनपुट्स मिलते रहते हैं? अभिषेक, चलिए अभिषेक के साथ हम संपर्क करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, ये ब्रेकिंग न्यूज है। पिछले कई दिनों में इस तरीके के आईबी की तरफ से अलर्ट जारी हुए हैं, लेकिन सवाल बहुत बड़ा यह है कि पाकिस्तान में ये महिला आतंकी तैयार हो रहे हैं, और उससे भी बड़ी बात यह है कि मुंबई पुणे के साथ और कौन कौन। अभिषेक मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, आवाज आ रही क्या आपको मेरी? जी हाँ अभिषेक, मेरा सवाल यह है कि विधानसभा के अंदर महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने क्या क्या जानकारी दी है, एक, और दूसरा मुझे ये बताइएगा मुंबई पुणे के साथ और कौन से शहर हैं महिला आतंकियों के टारगेट पर? देखिए राशिद, बता ही रहा था कि मैं जिस तरह से देखिए महाराष्ट्र के गृह मंत्री और वो भी महाराष्ट्र विधानसभा में चल रही हो, उस वक्त कोई बयान देते हैं महाराष्ट्र विधानसभा में तो काफी गंभीर मामला हो जाता है। यानी साफ है कि यह सिर्फ इनपुट के आधार पर खबरें नहीं है, पता था उनके पास कुछ ऐसी पुख्ता जानकारी है, क्योंकि मामला सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है, इसलिए अधिक जानकारी हुआ उन्होंने विधानसभा में नहीं दी है। लेकिन ये साफ कर दिया है कि पाकिस्तान में तमाम ऐसी महिलाएं फिजाइनी को बकायदा ट्रेनिंग दी जा रही है, जो कि मुंबई पुणे और तमाम सिटीज में जो आतंकी हमला कर सके, और इस बारे में बकायदा जानकारी इन्होंने थोड़ी देर पहले महाराष्ट्र विधानसभा में दी है। और जिस तरह से इनपुट जो बताया हुआ है, जनवरी 2013 में ये इनपुट आए हुए, यानी ये 2013 के साल के इनपुट हैं, बहुत पुराने इनपुट उन्होंने नहीं दिए हुए हैं। और महाराष्ट्र विधानसभा की तरफ से बकायदा इस बात की जानकारी उन्होंने दे दी है और सभी कह सकते हैं अलर्ट कर दिया है, और इस बारे में तमाम सुरक्षा एजेंसियां जो है उन्हीं को बकायदा उन लोगों को भी अलर्ट कर दिया गया, कोई भी ऐसी घटनाओं से बचने के लिए। अभिषेक, दो अहम बातें हैं। विधानसभा में जब गृह मंत्री आर पाटिल बयान दे रहे थे, किस सवाल के जवाब में उन्होंने ये बयान दिया, एक, और दूसरा ये महिला आतंकी वाला इनपुट अपने आप में बेहद हैरान करने वाला है, चौंकाने वाला भी है। हालांकि इस तरह की खबरें इससे पहले भी आती रही हैं। ये महिला आतंकी किस फॉर्म में आ सकती हैं, इस सब के बारे में कोई स्पेसिफिक इनपुट? देखिए महाराष्ट्र विधानसभा में आर पाटिल ने बकायदा एक जनरल स्टेटमेंट दिया है, क्योंकि मामला चूंकि सुरक्षा जुड़ा हुआ है मामला और महाराष्ट्र विधानसभा चल रहा है, और एक एक राज्य गृह मंत्री का फर्ज बनता है कुछ अगर जानकारियां आती है और विधानसभा चल रहा हो तो जानकारी सबके पास पहुंचनी चाहिए, और जिससे विरोधी पार्टी भी कुछ मामले को लेकर हो हंगामा ना करती है, सुरक्षा व्यवस्था का मामला है, इसलिए उन्होंने विधानसभा को बताना उचित समझा, विधानसभा को जानकारी दी है। और किस तरह से रूपरेखा हम समझ सकते, देखिए कि महिला फिजाइन किस तरह से हमलाएं कर सकती हैं और क्या क्या है उसके बारे में डिटेल। अभिषेक, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। राजस्थान की खबर है और पाकिस्तान की दगाबाजी से जुड़ी हुई यह खबर है। राजस्थान के जैसलमेर में बाज के जरिए हो रही जासूसी का पर्दाफाश हुआ है। दरअसल भारत पाक सीमा के पास बीएसएफ जवानों को मरा हुआ बाज मिला है। खास बात यह है कि बाज के पैर में कैमरा, माइक्रोचिप और एंटेना लगा हुआ था, जिसे आशंका जताई जा रही है पाकिस्तानी फौज इस बाज का इस्तेमाल जासूसी के लिए कर रही थी। ये बाज बबलियान वाली सीमा चौकी के पास मिला, जो भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के काफी नजदीक है। इसी साल जनवरी में कच्छ सीमा पर भी जासूस बाज पकड़ा गया था। सेना के अफसरों का कहना है कि बाज का इस्तेमाल जासूसी के लिए होता रहा है, क्योंकि ये सैकड़ों फीट ऊपर उड़कर नीचे जमीन पर हो रही सेना की हरकतों के साथ साथ बंकरों की जानकारी भी ले सकता है। हिमाचल प्रदेश में हुए एक भीषण सड़क हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई। ये खबर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बिहार की खबर आपको बताते हैं। बिहार के मोतिहारी में नाव पलटने से 5 लड़कियों की मौत हो गई। हादसा गंडक नदी में उस समय हुआ जब पछुआ हवा के तेज झोंके से नाव पलट गई। नाव में 12 लड़कियां सवार थी। 5 लड़कियों की नदी में डूबने से मौत हो गई। वहीं बाकी लड़कियों ने तैरकर अपनी जान बचाई। 4 लड़कियों के शव बरामद कर लिए गए हैं, लेकिन एक शव की तलाश जारी है। ताज नगरी आगरा एक बार फिर शर्मसार हुई है। यहां फतेहपुर सीकरी इलाके में एक शख्स ने घर में घुसकर एक महिला के साथ बलात्कार किया। बलात्कार के बाद आरोपी महिला को जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज करके उसकी
तलाश शुरू कर दी है। लखनऊ के गोमती नगर इलाके में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। विपुल खंड इलाके में घर में घुसकर पति पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी गई। लखनऊ के सबसे सुरक्षित और वीआईपी इलाके में हुए इस डबल मर्डर से लोग दहशत में हैं। पुलिस को शक है कि किसी परिषद ने ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। हरियाणा के पलवल जिले के होडल इलाके में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई। मरने वालों में एक महिला और उसके 2 बच्चे शामिल हैं। तीनों की हत्या तौलिए से गला दबाकर की गई। खबर के मुताबिक महिला के पति ने ही सनसनीखेज हत्याकांड को अंजाम दिया है। यह परिवार यूपी के फर्रुखाबाद जिले का रहने वाला था और यहां किराए के मकान में रहता था। फिलहाल आरोपी फरार है। आज गाजियाबाद के डीजे कोर्ट ने 1996 में गाजियाबाद के मोदी नगर में हुए धमाकों के आरोपियों को सजा सुनाई। 3 आतंकियों में से 2 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। वहीं एक आरोपी को बरी कर दिया गया। मतीन और इलियास नाम के आतंकियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। वहीं तहसीन को बरी कर दिया गया। गाजियाबाद के पटेल नगर में हथियारबंद बदमाशों ने एक कारोबारी के घर में घुसकर करीब 80 लाख की लूट को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि बदमाश करीब 80 लाख के गहने और कैश लूट ले गए। हथियार के बल पर बदमाशों ने परिवार के सभी लोगों को बंधक बना लिया। इसके बाद बदमाशों ने उनकी पिटाई की। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट जारी है। आज फिर सोने और चांदी की कीमत में भारी गिरावट दर्ज की गई। सोने की कीमतें घटकर जहां 26,500 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गई, वहीं चांदी की कीमत करीब 4,000 रुपए गिरकर 44,800 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई। सोने के लगातार गिर रहे भाव का सबसे बड़ा कारण यूरोपीय देश साइप्रस के कर्ज में डूब जाना बताया जा रहा है। कयास लगाया जा रहा है कि अगर साइप्रस ने अपना सोना बेचकर कर्ज चुकाया तो मंगलवार तक सोने के दाम और भी घट सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि पेट्रोल 50 पैसे से लेकर 1 रुपए तक सस्ता हो सकता है। पेट्रोल पर होने वाली समीक्षा बैठक के बाद दाम कम करने का फैसला सुनाया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार हो रही गिरावट के कारण इस समीक्षा बैठक में कीमतें कम करने का फैसला लिया जा सकता है। पेट्रोल को सरकारी नियंत्रण से मुक्त किए जाने के बाद से हर 15वें दिन पेट्रोल की कीमतों को कम करने को लेकर यह समीक्षा बैठक होती है। जाने माने उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर पर जल्द ही पुलिस चौकी बनाई जा सकती है। कुछ दिनों पहले आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन ने उनके घर एंटीलिया को निशाना बनाने की धमकी दी थी। इसके बाद मुकेश अंबानी ने मुंबई पुलिस को चिट्ठी लिखकर सुरक्षा की गुहार लगाई थी। मुंबई पुलिस मुकेश की अपील को गंभीरता से ले रही है और जल्द ही मुकेश अंबानी के घर पर पुलिस चौकी बनाने की सोच रही है। देश आज में फिलहाल के लिए इतना ही। बस थोड़े से इंतजार के बाद आप रणयुद्ध में क्या देख सकते हैं खास, ये देख लीजिए।